वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज से स्टार्ट करें बेटा यूनिट 3, जिसका पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट में बेटा पूरी यूनिट जो है कवर हो जाएगी। आसान टॉपिक है, न्याय और नीति को पढ़ना अब इसमें हमें। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए, ये दोनों यूनिट हो चुकी है। लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनर्स वाले बच्चों का जितने भी सब्जेक्ट मैंने करा दिए सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, रंगमंच भी आपका हो चुका है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला एक सब्जेक्ट है वो भी हो रखा है, तो आप एक बार लिंक देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिट 3 स्टार्ट करें, न्याय और नीति। सिर्फ 2 टॉपिक है ये, एक इसमें पढ़ लेंगे कि न्याय क्या है, न्याय का मीनिंग क्या है, और कौटिल्य के हिसाब से न्याय क्या है, मनु के हिसाब से क्या है, और जॉन रॉल्स जो है उनके हिसाब से क्या है। ये बेटा मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। और सारा स्टडी मटेरियल जो आपका होगा PYQ तो सारे सभी के लिंक सारे आपको मैं टेलीग्राम चैनल आईडी पे भेजूंगी। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, देख लीजिए एक बार। न्याय नीति क्या है, कौटिल्य के हिसाब से न्यायाधीशों की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए चयन करने की, जो आपके जजेस होते हैं उनको चयन कैसे करना जाना चाहिए, दंड संबंधी विचार मनु के कि मनु ने क्या समझाया कि न्याय क्या है, और न्याय को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या दंड जरूरी है। दंड हम पहले भी पढ़ चुके, बस वो उसी को थोड़ा सा टॉपिक आएंगे। ठीक है, परिभाषा है न्याय की, फिर रॉल्स के हिसाब से न्याय का सिद्धांत क्या है, ये बेटा आता है। जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ना, इसके आने के पूरे चांस है पेपर में, तो इसे ध्यान से समझना। बाकी स्टार्ट करते हैं, आसान टॉपिक है। प्राचीन भारत में न्याय तथा नीति। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, न्याय जो आज अब भी हमारे हिसाब से भी न्याय है ना, वो ही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है कि शब्द में फर्क है या उस समय पे कुछ होता। न्याय की वही बात है, जैसे आज भी हमारे यहाँ पे ना किसी के साथ कोई गलत ना हो, किसी का कोई अधिकार छीना ना जाए, किसी के भी कोई काम में कोई बाधा ना डाले, न्याय है कि कोई भी व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को रख के अपना जीवन शांतिपूर्ण जी सके, कोई और उसे डिस्टर्ब ना करे, उसे तंग ना करे, ये न्याय है। कुछ भी कोई किसी के साथ गलत ना करे, ठीक है, उसे जीने दिया जाए नैतिकता से, अपना वो जीवन जिए, कुछ उसके साथ गलत ना हो, ये ही न्याय है। और उस समय भी यही न्याय था, उसको पढ़ेंगे अब। कोई भी कल्याणकारी राज्य अपने आप को निरंकुश और स्वैच्छिक शासन व्यवस्था से दूर रखने का प्रयास करता है। मतलब ये कि कोई भी कल्याणकारी राज्य जब है तो वो क्या चाहेगा कि निरंकुशता ना हो, कि ओवर पावर है कि सारी पावर राज्य के हाथ में, ऐसा ना हो। और जब भी कल्याणकारी राज्य आएगा तब क्या होगा, न्याय। कल्याणकारी राज्य बनेगा ही तब जब न्याय की स्थापना हो। जहां न्याय की एब्सेंस है, क्या न्याय नहीं है, वहां पे क्या होगा बेटा, तानाशाही शुरू हो जाएगी और गलत गलत चीजें होंगी। लेकिन जब भी न्याय होगा तो अपने साथ कल्याणकारी राज्य बनाएगा ही। ठीक है, जहां न्याय होगा वहां कल्याण होगा जनता का। ठीक है, इसकी बात की जा रही है। समाज के हितों को किसी भी प्रकार का अन्य हित का अधीनस्थ बनाए खारिज करता है। मतलब क्या है कि समाज के जो हित है ना, जो पूरा समाज है मिलके जो एक समाज रह रहा है, जिसमें सभी लोग रह रहे हैं, अमीर गरीब सब, हर तबके के लोग, जो समाज का हित है ना वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। कोई भी और हित, राजा का हित हो गया या कोई भी पावरफुल है, कुछ भी हो, उनकी पावर नहीं देखी जाएगी, सिर्फ किसको देखा जाएगा, समाज को। प्राचीन काल में भारतीय नीति और न्याय की व्यवस्था में इन विशेष प्रकार से दृष्टि डाली है। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कि जो न्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत का गौरवशाली न्याय का इतिहास रहा है। पहले भी न्याय वगैरह होते थे, सभाएं बैठती थी, सभा समितियां वगैरह बैठती थी और न्याय किया जाता था कि जो सही है तो नैतिकता के हिसाब से उसको दिया जाता था और जो गलत करता था उसको दंड मिलता था। न्याय नीति सर्वोच्च है। और ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए ना मुख्य बिंदु न्याय है। अगर न्याय अगर ना हो ना तो वो लोकतांत्रिक राज्य नहीं कहलाएगा। न्याय लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बेसिक बता रहे हैं कि न्याय क्या है। अब क्या, प्राचीन भारत के विचारकों के अनुसार न्याय और नीति, अब अलग अलग विचारक है, जिसमें कौटिल्य और मनु को पढ़ना है हमने। पहले भी उन्हीं को पढ़ा था, अब दोबारा उन्हीं को पढ़ेंगे। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ अर्थशास्त्र। अब इनकी जो बुक है ना उसका नाम अर्थशास्त्र है। अब इसका मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है। अभी के टाइम पे हम क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन ये उस जमाने की बात है, प्राचीन भारत में। तब इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट था ही नहीं। अर्थशास्त्र का मतलब क्या था, अर्थ माने बेटा जमीन, धरती, धरती का शास्त्र, जो धरती पे लोग रह रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी चीजें, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थी उसमें। ठीक है, नाम क्या था, अर्थशास्त्र, पर बातें सारी पॉलिटिकल वाली, पॉलिटिक्स की थी इसमें। तथा मनुस्मृति आदि में, प्राचीन ग्रंथों में इन सारी बातों का पता चलता है हमें कि न्याय क्या है और उन्होंने क्या क्या बताया कि न्याय का मीनिंग क्या है। अब पढ़ेंगे पहले कौटिल्य के हिसाब से। पहले कौन आ रहे, कौटिल्य। न्याय और नीति पे इनका क्या विचार है। ठीक है, न्याय की नीति, नीति मतलब स्ट्रैटेजी, न्याय को फॉलो करवाना, न्याय को फॉलो करवाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी बातें। तो प्राचीन भारत के चिंतकों में इनका नाम आता है हमेशा।
महान चिंतक है। तो इन कौटिल्य के हिसाब से धर्म का पालन पर अत्यंत जोर देते हैं। ये हमेशा धर्म के पीछे हमने बात करी थी, इनके हिसाब से धर्म क्या था, उन्होंने बताया कि धर्म मेन चीज़ है, धर्म को फॉलो करवाना राजा का काम है। राजा धर्म को फॉलो करवाने के लिए पनिशमेंट भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस ये धर्म का उल्लंघन ना हो। जो लोग उल्लंघन कर रहे हो उसे पकड़ो और जेल में आप डाल सकते हो, आपके पास पूरी पावर है, आप उसको दंड दे सकते हो, ये सारी बातें। तो इसलिए यही बोल रहे हैं, उनका मत था कि सार्वधर्म का पालन करना ही नहीं केवल वर्तमान की व्यवस्था बनाने बल्कि परलोक भी सुधर जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं परलोक क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब हम जीवित है ना, जिस लोक में हम रह रहे हैं, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जिसमें हम रह रहे हैं ना, तो इसे तो मृत्यु लोक कहा जाता है, और जो परलोक है ना उसको स्वर्ग माना जाता है। तो ये उस समय की बातें, भगवान से रिलेटेड बातें करते थे, थोड़ी धार्मिक बातें बोलते थे। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आप सर्वधर्म का पालन कर रहे हो ना, आप धर्म को मान रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला लोक नहीं जिसमें आप रह रहे हो, परलोक उधर वो भी सुधर जाता है। ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। इन बातों के बावजूद भी नागरिक कानून को अनेक प्रकार का उल्लंघन करता है। ये सब बातें सबको पता है कि आपको गलत नहीं करना, किसी और का गलत मत करो, धर्म का पालन करो, ये सब बातें शुरू से चलती आ रही है। लेकिन तब भी लोग क्या है, अपराध करते हैं। अपराध आज भी है, तब भी था, अब तो बहुत ही बुरा हालत चल रहा है, बहुत बुरी ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। लेकिन उस समय भी अपराध होते थे, चोरी वगैरह होते थे। हालांकि जो आज की सिचुएशन चल रही है ना, जैसे हमारे यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा रेप के केसेस हो रहे हैं, लड़कियों के प्रति हिंसा हो रही है, ये सब चीज़ें उस वक्त नहीं थी, इतना उस समय नहीं देखा जाता था। तब थोड़ी अच्छी व्यवस्था थी कि लोग इतने ही गंदे नहीं थे जितने आज के लोग हो गए हैं, ठीक है। पर ये कि अपराध तब भी थे। तो ये बोल रहे कि इसके बाद भी ना लोग उल्लंघन करते हैं, इन बातों का, कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो ये क्या है कि उनको दंडित करने के लिए कौटिल्य न्याय व्यवस्था भी है। कौटिल्य ने क्या है, न्याय व्यवस्था बताई है कि देखो अब जो गलत कर रहा है, सब कुछ पता होते हुए भी कर रहा है, चोरी करना पाप है, हमें बचपन से बताया जाए, लेकिन तब भी लोग चोरी करते हैं। उन्हें भाई उनका डोपामिन रिलीज होता है, उन्हें अच्छा लगता है चोरी करना। तो अब जो चोरी कर रहा है उसे तुम समझाओ बैठा के, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। बचपन से जो नहीं माना वो अब क्या मानेगा। तो अब यही लास्ट ऑप्शन बचता है, उसे तुम दंड दे सकते हो, दंड तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा, प्यार से तो मानने वाले होते नहीं है। तो इन्होंने यही बोला कि न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दंड भी दिया जा सकता है। उनके मत के अनुसार न्याय के बिना प्रजा धर्म अर्थ काम मोक्ष से वंचित रह जाता है। मतलब क्या कि अगर न्याय नहीं है ना, तो जो जनता है, आपकी जो प्रजा है, वो धर्म वगैरह सारी जितनी भी चीजें हैं ना, मोक्ष वगैरह से वंचित रह जाएगी अगर न्याय नहीं हो। तो इसका मतलब ये कि न्याय को देखो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए न्याय का माध्यम से ही प्रजा का परम लक्ष्य की पूर्ति की जा सकती है। मतलब कि प्रजा की बेस्ट लाइफ अगर तुम चाह रहे हो तो तुम्हें न्याय की स्थापना करनी पड़ेगी। इनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये बोला कि न्याय जो है ना, राजा के प्राण होते हैं। न्याय क्या है, एक राजा की जो आत्मा है ना, सोल, वो न्याय है, उसका काम ही यही है न्याय करना, कुछ गलत ना करे। इसने न्याय को मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। ये पूरा पढ़ के आपको समझ आ रहा है। अब इन्होंने न्यायाधीशों का चयन की प्रक्रिया बताई है कि अब जो बंदा बैठ के न्याय करेगा वो कैसा होना चाहिए। जैसे आज हमारे टाइम पे क्या होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको बहुत, उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा ऐसा वकील, 10 साल तक हाई कोर्ट में काम करो, उसके बाद आप ऊपर तक जाते हो, है ना। बहुत सारे प्रोसेस है, एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, सब कुछ, एंट्रेंस वेंट्रेंस दो। लेकिन उस समय क्या था, तब ये उस समय की बात बता रहे हैं कि नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राजा। लेकिन वो इंसान होगा कौन जिसकी अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि तब तक एग्जाम वगैरह होते नहीं थे। तो ये कि जो धर्म का ज्ञानी व्यक्ति होगा ना, जिसे धर्म के बारे में सब कुछ पता हो, ज्ञानी व्यक्ति हो। जैसे आज के समय में पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है ना, उस समय पे धर्म की बातें जिसको सारी पता हो, सारे शास्त्र, सारे वेद पुराण जिसने पढ़ रखे, वो ज्ञानी कहलाते थे, वो ही ज्ञानी थे। तो इन्होंने यही बोला कि ना, सारे धर्मों की जिसको नॉलेज हो ना, सबको सब कुछ पता हो, ज्ञानी व्यक्ति जो हो उसका चयन करेगा। और करेगा कौन, राजा नियुक्त करेगा, ठीक है। निष्पक्ष होना चाहिए वो, ये ना कि किसी के साथ गलत कर रहा है और किसी का पक्ष ले रहा है। निष्पक्ष बंदा होना चाहिए बिल्कुल, किसी के साथ भी कुछ गलत ना करे। धर्म के आधार पे ही रूल्स बनाए वो, और सारे रूल मतलब सारे डिसीजन जो होंगे धर्म के आधार पे होंगे। न्याय व्यवस्था में ना विकेंद्रीकरण हो, कि ये ना सारी पावर किसी एक बंदे के पास हो। विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात बोली है, जो आज भी है हमारे यहाँ पे भी। तो विकेंद्रीकरण है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट से आ रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है आपकी जिला अदालतें, वो है। तो अब ये कि इनकी नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति का भार कौटिल्य ने राजा को दिया कि अपॉइंटमेंट कौन करे, राजा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में न्याय का आधार पर राजा को दिया है। मतलब मेन बात इन्होंने क्या बोला, न्याय का मेन जो घूम फिर के बंदा आ रहा है ना, वो राजा आ रहा है। उनके अनुसार एक योग्य, कर्ता पूर्ण और जन कल्याणी राजा ही है, मतलब सब कुछ राजा ही है। इसके बावजूद न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायाधीशों का चयन करना चाहिए, बहुत जरूरी है। उनकी मान्यता थी कि उच्च न्यायालय में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा अमर्त्य होने चाहिए। बेटा इसका मतलब क्या है कि 3 जज होने चाहिए, और तीनों कौन होने चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति, धर्म के जानने वाले।
जो साथ बैठकर विवादों को निपटारा कर सके। जैसे आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठती है, 5 बंदों की बेंच बैठती है, और बड़ा ये डिपेंड करता है कि कितना खतरनाक केस है। बेंच बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उस समय पे कितनी की बात की जा रही है, 3 की, सिर्फ 3 होने चाहिए। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का भार कौटिल्य ने राजा को दिया, ठीक है। तीनों बैठ के क्या सॉल्यूशन करेंगे विवादों का। कौटिल्य ने संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था आधुनिक है, जो कौटिल्य ने बताई ना, वो हमारी जो व्यवस्था है ना आज की आधुनिक, उससे मिलती जुलती है काफी। वह न्याय का निष्पक्ष होने पर अधिक बल देता है कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। आप किसी का फेवर नहीं लोगे, कुछ भी परिस्थिति हो। आप अगर उस व्यक्ति को जानते हो या कुछ भी है, किसी भी कारणवश आप फेवर नहीं लोगे, गलत, जो सही है वो ही आप देखोगे, ठीक है। इसने उस पर बल दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय के 3 स्तंभ जो कि न्यायाधीश होते हैं, इन्होंने न्यायाधीशों को 3 स्तंभ बताया, और उनके द्वारा निर्णय सर्वमान्य होगा। मतलब जो लास्ट डिसीजन जज लेगा वो सर्वमान्य होगा, जो आज हमारे यहाँ पे भी है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके बाद तो कोई और है नहीं ना। तो इन्होंने वैसी ही सेम बातें बोली, आधुनिक हमारा जो सिस्टम है उससे मिलता जुलती बातें इन्होंने बोली है। बहुमत से करेंगे वो बल दिया है। जो बहुमत से तीनों ने मिलकर जो बात बोली, मान लो 2 एक तरफ है और 1 तरफ है, तो 2 वालों की बात मानी जाएगी। जो आज के समकालीन अनुसार बहुमत न्यायाधीश पीठ के रूप में विवादित है, मतलब आज से मिलता जुलता हमारा इनका वो है। अब मनु के हिसाब से, मनु कौन है बेटा, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, बुक लिखी, बहुत फेमस थी। हालांकि बड़ी गलत बातें भी लिखी हुई हैं उसमें, वर्ण व्यवस्था को लेके और दलितों के लिए जो गलत गलत वो कर रखे हैं प्रावधान। बट ये कि बहुत ही इनकी बात होगी, प्राचीन भारत की जब भी बात होगी तो कौटिल्य, मनु वगैरह, शुक्र वगैरह के नाम आएंगे। तो इनके हिसाब से पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या न्याय पे इनके विचार क्या है। तो इन्होंने बोला, मनु ने कानून और न्याय व्यवस्था के निर्माण के लिए परिषद की व्यवस्था के अलावा अपनी संघीय संस्थाओं के माध्यम से स्वयं अपने नियम लेने के लिए भी स्वतंत्र होनी चाहिए। इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ सारी पावर जजों को मत दो कि जज ही सॉल्व करवाएंगे, खुला छोड़ो जनता को। जैसे पंचायती राज होता है ना, पंचायतें बैठ के खुद ही डिसीजन लेती है। मान लो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल बात है, लड़ाई हुई भी है, तो जो पंचायत में 5 पंच बैठते हैं ना, सारे लोग यहाँ पे 5 पंच यहाँ बैठे और बाकी सारे जो बैठे होते हैं ये मिलके क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो उन्होंने इसको भी बल दिया है कि आप ना ऐसी व्यवस्था बनाओ जो स्वतंत्र हो, कि लोग खुद बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स का डिसीजन निकाल ले कि क्या एंड निकल के आ रहा है, क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम में, ठीक है, लास्ट सोल्यूशन निकाला जा सके लोगों द्वारा। इन्होंने ये वाली बात बोली है। इसमें कुल जाति श्रेणी शामिल होती है, मतलब अलग अलग इन्होंने जाति श्रेणी सब शामिल की है। इसे स्वयं निर्माण संस्थाओं द्वारा निर्मित नियमों पर राजा की सहमति की छाप भी लगी होती है। मतलब ये कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि पंचायत ने बैठ के ऐसा डिसीजन ले लिया जो राजा की मर्जी के खिलाफ है, ऐसा ना हो। राजा की जो सहमति है उसकी छाप उसमें देखी जाएगी, ठीक है। तथा उनका पालन करना था, मतलब राजा की तो बात मानोगे, ऑब्वियसली वो मेन बंदा है, नहीं मानोगे तो फांसी से लटका देगा। मनु ने अपने विचारों में विधायिकी की रचना की विस्तारित रूप से वर्णन किया है। उनके अनुसार विधायिकी तथा परिषद सदस्यों की संख्या लगभग 10 होनी चाहिए। इन्होंने वाली बात बोली है कि जो बंदे डिसीजन लेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। कौटिल्य ने क्या बोला था, 3 होने चाहिए जज। इन्होंने बोला 10 बंदों की टीम बैठनी चाहिए जो बैठ के सारी चीजों को सॉल्व करेगी, परंतु उनके अनुसार रचना के आधार पर बौद्धिक होना चाहिए। इन्होंने ये धर्म की बातें नहीं बोली कि धार्मिक बंदा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, बहुत जिसने धर्म पढ़ रखा हो सारा, नहीं। इन्होंने बोला बौद्धिक स्तर से जो समझदार बंदा होगा ना वो आना चाहिए, जिसको ज्ञान हो। ये ना हो कि छोटा सा बच्चे को तुमने बिठा दिया, नहीं, जिसने लाइफ देखी हुई है, जिसकी बड़ी एज है, जो समझदार है, जिसकी बातों से, देखो इंसान की बातों से पता चल जाता है वो कितना समझदार है। तो जो मतलब जो बेटा मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना, बुद्धिमान व्यक्ति हो, जिनकी बात चलती हो कि भाई वो बड़ा समझदार इंसान है, उनको बिठाओ। इन्होंने ये वाली बात बोली, ठीक है। चलिए बेटा, खत्म, पार्ट 1 आपका पूरा हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। न्याय समझ लिया और दोनों के हिसाब से क्या है न्याय, कौटिल्य, मनु, उनके हिसाब से पढ़ लिया। अब जॉन रॉल्स जो है उनके हिसाब से नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म, आसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अभी भी किसी को कुछ ना समझ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टा की आईडी दे रही, वहां पूछ लेना।